जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, दो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है, या तो किसी के दिल में रहना या तो किसी की दुआओं में रहना। अगर आप जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को दुआएं अगर आप देंगे तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप उनकी दुआओं का हिस्सा बन जाते हैं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से एक स्कूल में जाने वाला बच्चा जो कि कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से कुछ समय के लिए ही जुदा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर में अगर कॉन्फिडेंस भरेंगे, हम उन्हें उतना प्यार देंगे तो धीरे धीरे उनकी किसी भी तरीके के फियर से वो बाहर निकल सकते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम होता है बच्चे के समय का, जब वो स्कूल में या तो करीबन टीनेजर्स से पहले की बात करें अगर हम तो तकरीबन 5 साल से 10 साल 11 साल तक का अगर हम बात करें तो ऐसे समय में बच्चे के अंदर में बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं। वो बदलाव कई बार अच्छे भी होते हैं और कई बार हानिकारक भी होते हैं। तो ऐसे में एज अ पेरेंट ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है? पहली बात, हर बच्चा अलग है, अलग माहौल से आया है, अलग पर्सनालिटी डेवलप हुई है और अलग तरह से वो एक्सप्रेस करेगा। करेक्ट। उसमें हम घर के माहौल को, अगर उसकी इस पर्सनालिटी को व्यक्त होने का मौका देते हैं, क्योंकि वो मौका उसे बाहर नहीं मिलेगा। करेक्ट। सबसे ज़्यादा अपने घर के अंदर मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो हर क्लास में सबसे अच्छा रहे, अब हर बच्चा हर क्लास में सबसे अच्छा तो नहीं हो सकता। ट्रू। तो उसमें हम जो उसकी और प्रतिभाएं हैं, सटल थिंग्स, वो कितना प्यार करता है, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, वो किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या बन रहा है, उसका दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उस रिलेशनशिप को वो बढ़ाने का मौका मिलता है उसे कि नहीं मिलता है, इन सब सटल चीज़ों को भूल जाते हैं। व्हाट वी आर ऑल्सो रियलाइजिंग कि इसी दौरान में जो IQ है, इंटेलिजेंस कोशेंट, वो तो बढ़ता है धीरे धीरे, और एक्चुअली इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती, इंटेलिजेंस को व्यक्त करने का मौका ज़्यादा मिलता। ओके। तो जो बेसिक इंटेलिजेंस है तो जन्म के साथ रही, अब उस इंटेलिजेंस को हम जितना ज़्यादा स्टिमुलेट करेंगे तो वो बच्चा उसको एक्सप्रेस अच्छे प्रकार से कर पाएगा। ओके। ये ऐसा नहीं है कि यह है या नहीं है। इंटेलिजेंस एक बहुत डायनेमिक चीज़ है, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ ही एक और कोशेंट है जिसे हम इमोशनल कोशेंट कहते हैं। बच्चा अपनी इमोशंस को किस प्रकार से महसूस करता है, व्यक्त करता है, संभाल पाता है। अगर कोई स्ट्रेसफुल पीरियड है किसी भी प्रकार का, स्कूल के अंदर, घर के अंदर, माँ बाप का कभी बीमार होना, बच्चे का कभी बीमार होना, किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो जाना, उन चीज़ों को कितना अच्छा वो हैंडल कर पाता है, वो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि वो ज़िंदगी के अंदर कितना सक्सेसफुल है। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है EQ। करेक्ट। यानी इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक, किस प्रकार से वो अपने जीवन में जो दूसरी चीज़ें हो रही हैं उन्हें महसूस करता। अगर कोई चीज़ उसके हिसाब से नहीं हो रही तो किस प्रकार से वो उसे नेगोशिएट करता है, किस प्रकार से उसको समझ पाता है, बह नहीं जाता बहाव में, डर नहीं जाता, लेकिन किस तरह से वो उससे ऊपर उभर के आ सकता है।
ये भी उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। यहाँ पे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल ये है कि अपने आचरण के द्वारा, क्योंकि ईक्यू में आपको ज्ञान नहीं, आपको अनुभव की ज़रूरत होती है, तो अपने आचरण के द्वारा, अपनी रोल मॉडलिंग के द्वारा किस प्रकार से हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि आसपास में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अपने अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, थोड़े समय के लिए कोई कष्टप्रद बात हुई है, लेकिन उस भावनाओं में ना बहकर किस तरह से वो उसे प्रॉपरली हैंडल कर सकता है। करेक्ट। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, वो अगर इकट्ठा मिल के चलते हैं और दो अलग यूनिट नहीं होती, कई बार ये होता है कि स्कूल में कुछ और हो रहा है, पेरेंट्स को नहीं पता, और घर में कुछ हो रहा है, पेरेंट्स टीचर को नहीं पता। तो अगर वो दोनों साथ में एक वन यूनिट होके चलते हैं और ये देखते हैं कि बच्चे के दोस्त कौन है, बच्चा उनके साथ कैसे डील करता है, आपस में क्या एक दूसरे को तंग करते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो जाता है, कोई बच्चा ज़्यादा दूसरों को डिस्टर्ब तो नहीं करता है, क्योंकि बुलिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे कि एक बच्चा या गैंग बच्चों का एक बच्चे को तंग करते हैं। ट्रू। और उसका मेन कारण होता है कि भावनात्मक रूप से वो अपने आप को सक्षम नहीं महसूस करते। करेक्ट। सेल्फ एस्टीम की एक्चुअली कमी होती है उन बच्चों में जो कि बुली करते हैं। ओह, ओके। और वो लोग, अच्छा, दे आर द वंस जो बुली करते हैं। जो बुली करते हैं उनमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, वो दूसरे बच्चे को नीचा दिखाकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर महसूस करते हैं। ओह, ओके। तो एक्चुअली उनको ये बात समझा के उनके सम्मान को बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और हम अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जिसके साथ हुआ सिर्फ उसी पे रुक जाते हैं, जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। या बिकॉज ये बहुत नई बात है कि जो बुली कर रहे होते हैं उनका ही सेल्फ एस्टीम लो होता है, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि जो बुली हो रहे हैं उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। अभी तक तो हम यही समझते हैं। उनका बाद में सेल्फ एस्टीम लो होता है क्योंकि वो बुली हुए हैं। करेक्ट। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जो बुली कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बुलिंग के शिकार रहे हैं। ओके। उनको भी दूसरों ने जो किया और एक स्टेज पर उनको लगता है कि अगर मैं भी करूँगा तो मैं भी अपने आप को सशक्त महसूस करूँगा। तो बच्चों को इन पड़ावों से कई बार गुजरना पड़ता है। ट्रू। इसी दौरान में अगर हम नॉर्मल लाइफ साइकिल लोगों का देखें तो पेरेंट्स की मैरिज को 8 से 10 वर्ष हो चुके होते हैं। इस दौरान में जो घर के अंदर माहौल है वो मोर और लेस स्टेबल हो चुका होता है या हो जाना चाहिए। कई बार वो होता नहीं है, और अगर वो नहीं होता तो बच्चे पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अगर मान लीजिए किसी एक घर के मेंबर में किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है या क्रॉनिक फिजिकल प्रॉब्लम भी चल रही है या किसी तरह की डेप्रिवेशंस चल रही हैं, उनको कोई कमी महसूस होती है या उस कमी को व्यक्त करते हैं या आपस में संबंधों में रिश्तों में फ़र्क होता है, तो वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। ओके। क्योंकि उसे लगता है कि बड़े होने के बाद ज़िंदगी यही है, क्योंकि वो सिर्फ दूसरों के एग्जाम्पल से इस समय में सीख रहा है। ट्रू। तो उसके मन में ये आता है कि एक परिवार में टेंशन्स चलती रहती हैं, सो परिवार कैन बी अ सोर्स ऑफ टेंशन इन हिज और हर माइंड। करेक्ट। लेकिन अगर हम उसे बदल कर कि परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आके बाहर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उन्हें भी ठीक कर सकते हैं, उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव सपोर्ट वो सब मिलेगी। तो अगर वो देते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि जो बच्चे इस तरह के माहौल में पनपते हैं, बाद में जाके उनका पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वो भी बना रहता है। ओके। टीनेज में जो कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं एडोलेसेंट ईयर में, वो भी कम आती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन रिलेशनशिप्स के साथ या ड्रग्स के साथ वो भी कम होती है, क्योंकि एक और अब सच्चाई जो सामने उभर के आ रही है जी कि कुछ चीज़ें, विकृतियाँ जो कि बाद की उम्र में पहले सोची जाती थी एडोलेसेंट या अर्ली एडल्टहुड में, वो एक्सपोजर्स अब जल्दी होने शुरू हो गए हैं। ट्रू। क्योंकि चाहे वो टेलीविज़न है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, एवरीवेयर। सो यू कैन सी दैट। करेक्ट। एंड
इट्स ऑल्सो फाउंड कि अगर पेरेंट्स के अंदर इस तरह की कोई चीज़ है तो बच्चा भी उसको अडेप्ट कर लेता है। जी। तो वहाँ पर ये चीज़ें पेरेंट्स को हमेशा सोच के चलनी पड़ेंगी कि जो आपका आचरण चल रहा है, जिस तरह से आपके संबंध हैं, वही संबंध बाद में जाके वो बच्चा जिएगा। बिल्कुल। लॉट ऑफ पेरेंट्स से कि अपने माँ बाप का ठीक है हमने कर लिया जो था, इतनी ज़रूरत नहीं है, देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा भी वो करेगा क्योंकि वो भी वही देख रहा है, सीख रहा है जो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। ये उम्र में 2-3 चीज़ें और बच्चों में मुश्किलों की आती हैं जी। एक ये है कि अगर बहुत हल्की सी इंटेलिजेंस की कमी है तो वो 4th-5वीं क्लास के बाद सामने उभर के आती है। अभी ख़ास तौर पे जहाँ पे कि एग्ज़ाम्स वगैरह 1ली, 2री, 3री, 4th क्लास में 5वीं में नहीं होते और बच्चों को आगे आने का मौका मिलता है, अच्छी बात है बहुत। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होती जाती हैं तो वो compete नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते। इसी दौरान में कई बार बच्चों में कुछ इश्यूज जिसको हम डिसलेक्सियाज बोलते हैं, जिनमें कि उसको पढ़ पाने की क्षमता या रीडिंग का, राइटिंग का, मैथमेटिक्स का, वो आप उनको ओरली बताते हैं वो समझ लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो नहीं लिख पाते या देख के उसको समझना है वो नहीं कर पाते। और हम ये देखते हैं कि रिश्ते जो हैं ख़ास तौर पे माँ बाप के बच्चों के साथ या स्कूल टीचर के बच्चों के साथ, इस वजह से, और ये बहुत छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इस सामने उभर के आ रही है बात कि करीबन 5 से 8% बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो उनको हमेशा ये सोचा जाता है कि उनके इंटेलिजेंस नहीं है, करेक्ट, लेकिन वो डिफरेंटली एबल्ड है। उनमें अलग तरह की इंटेलिजेंस है, हो सकता है उनमें म्यूज़िक की इंटेलिजेंस हो, स्पोर्ट्स की इंटेलिजेंस हो, या किसी और तरह की हॉबीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन सिर्फ पढ़ाई में कम हो। इसी तरह से ये भी देखा जाता है कि ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे कि बच्चा एक जगह पे नहीं बैठ पाता, जब वो अपने घर के माहौल में है, टीवी देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है तो ठीक है, लेकिन जब उसे एक जगह पे बैठ के फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, तो वो नहीं कर पाता। और आमतौर पे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में ये टसल चलती रहती है। वो कहते हैं कि घर में तो ठीक है, यहाँ पे नहीं है। आपके स्कूल में कोई ऐसी बात होगी, बच्चे को आप प्यार से नहीं पढ़ाते या नहीं करते, तो वहाँ पे भी उन दोनों के बीच में एक संवाद की ज़रूरत आ जाती है, क्योंकि अगर इन चीज़ों को जल्दी पिकअप किया जा सके तो फिर वो जल्दी चेंज भी आप कर सकते हैं उस चीज़ को, बिल्कुल। एंड बच्चे कई बार जो माहौल है, जो घर का माहौल है, या उनके साथ किसी तरह का फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, उसको भी कई बार इंटरनलाइज करते हैं। और आमतौर पे इस उम्र में ये सबसे ज़्यादा देखने को आता है, क्योंकि जब और थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है। इस समय में वो समझ भी नहीं पाते, उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन क्या ठीक नहीं हुआ वो समझ नहीं पाते। लेकिन उसको व्यक्त करने का तरीका जो है वो उनका इमोशनल होता है। करेक्ट। तो वो लोगों से थोड़ा सा हटना शुरू हो जाते हैं, कटना शुरू हो जाते हैं। जितना पहले एक्सप्रेसिव थे वो नहीं रह पाते, वो नहीं रह पाते, खुश थे वो नहीं रह पाते, पढ़ते थे वो नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ गुण की तरह उनके साथ चलता रहता है जी। तो वो चीज़ों को भी, अगर बच्चे के रिलेशनशिप में बदलाव आया है या बच्चा विड्रॉन हो गया है, तो वो भी देखने की ज़रूरत हो जाती है। माँ बाप आमतौर पे कई बार बच्चों को थोड़ी सी भी कोई चीज़ हुई तो बहुत भयंकर भयंकर बातें भी सोच लेते हैं, स्पेशली कई इन्वॉल्व पेरेंट्स जो होते हैं। तो उसका बेसिक एक रूल ये है कि अगर आपकी बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छी है और आप उससे खुल के बात कर सकते हैं, अगर आपको कोई बदलाव दिखे, सिर्फ एक दिन का नहीं, कुछ दिन का दिखे, और उससे बच्चे की पढ़ाई पर, उसके रिलेशनशिप पर, उसकी नींद पर, उसकी भूख पर असर पड़ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी सी सीरियस बात है। करेक्ट। उसकी तह तक जाने की कोशिश करें। कई बार हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे ही मूड ख़राब होगा,
2 हफ्ते से बच्चा स्कूल नहीं गया, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हो सकता है मूड नहीं है आजकल, पर वो चीज़ किसी और बड़ी चीज़ का आगाह हो सकता है। करेक्ट। तो वो देखकर, और अगर एक रिलेशनशिप को हमेशा वाइब्रेंट रख सकते हैं तो उससे उन्हें भी खुशी मिलेगी, बच्चा ऑफ कोर्स ग्रो करेगा। डॉक्टर साहब, बच्चों की समस्याओं को लेकर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे ऑडियंस के जो आपसे पूछना चाहेंगे। ज़रूर। मैं भाविका चावला कोल्हापुर से। मेरे हस्बैंड का हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है और मेरे बच्चे का दूसरे जगह एडमिशन हमने लिया है, तो वो उस नए स्कूल में बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पा रहा है। उसके साथ किसी की फ्रेंडशिप नहीं हो रही और वो बहुत उदास रहता है और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा है। तो आप प्लीज़ मुझे हेल्प करेंगे कि मुझे अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए कि वो कैसे बच्चों के साथ मिक्सअप हो, एकदम स्टेबल हो जाए वहाँ पे। मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है और अलग अलग सा रहता है और ठीक से अपनी बात भी नहीं बता पाता है। इसके लिए मैं क्या करूं? तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि उनका थोड़े दिनों पहले ही ट्रांसफ़र हुआ है कुछ और जगह पे, तो उस चक्कर में बच्चे की स्कूलिंग भी चेंज की गई है। तो ऐसे में जब से वो नए स्कूल में गया है बच्चा, तो उतना ज़्यादा जैसे वो एक्टिव रहता था या बहुत ज़्यादा खुश रहता था, वो खुशी कहीं ना कहीं खो सी गई है और उसकी परफॉर्मेंस पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, कुछ सच्चाइयाँ हैं जीवन की जो बदली नहीं जा सकती। अगर किसी का ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके और परिवार के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ जाए। हालांकि आज के समय में ये भी देखा गया है कि जो सक्षम हैं और वो कर सकते हैं, स्पेशली अगर कोई एडवांस क्लास में बच्चा है तो एक व्यक्ति, माँ या बाप, कुछ देर के लिए रुक के, या कई बार कुछ रिलेटिव अगर हैं वहाँ पे रुक के, या हॉस्टल है वहाँ पे रुक के, बच्चे को 1 आधा साल ही अगर बचा हुआ है तो वो उसी स्कूल में पूरा करने देते हैं, ताकि वो जो बदलाव है उसका उसके ऊपर असर ज़्यादा ना पड़े। लेकिन अगर पहले हुआ है और कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर हम एक जैसे प्लांट है, उस प्लांट को हमने एकदम उखाड़ा और सोचा कि अब नई जगह के जाके उसको लगा देंगे और वो एकदम चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर उखाड़ने से पहले उसके आसपास की मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लें, धीरे धीरे उसको दूसरी जगह पे लगाएं और ज़्यादा ध्यान दें, तो उसके वहाँ पे पनपने के चांसेस हैं। बच्चों को हम कई बार अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमने जो डिसीजन लेना है वो लिया। जैसे सोफ़ा को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो बच्चे को भी एक से दूसरे स्कूल में मूव कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता। बच्चे ने कुछ साल लगाए हैं वहाँ पे अपने आप को सेट करने के लिए, करेक्ट, इमोशनली भी, और अब उसे अचानक अगर बिल्कुल नई जगह पे जाके, और ख़ास तौर पे अगर मान लीजिए स्कूल की फ़िलॉसफी में बहुत फ़र्क है, या जिस तरह की वहाँ पहले वाले स्कूल में सुविधाएं थी वो नहीं हैं, या जिस तरह के गोल्स उसने सोचे थे स्कूल के अंदर, या किसी टीचर के साथ उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन गया था, वो नई जगह पे नहीं है, तो फिर उसके लिए चेंज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। वहाँ पे अगर हम उसको ये समझा के कि क्यों चेंज होना ज़रूरी है और किस तरह से जो वहाँ का बेस्ट पॉसिबल है स्कूल या दोस्त, वहाँ पे जाके उसको नई जगह पे मदद की जाएगी पेरेंट्स के द्वारा, स्कूल के द्वारा, ये समझा के, तो फिर बच्चे भी कई बार मेंटली जब प्रिपेयर्ड होते हैं तो वो जल्दी उस चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर अचानक होता है तो ये मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज़ ऑल्सो सीन इज़ कि पेरेंट्स खुद उस ट्रांसफ़र से उतने परेशान होते हैं कि उनका ध्यान बच्चे पर जाता ही नहीं। वो अपने आप को ही ठीक करने में इतना लगे होते हैं, उनकी सारी एनर्जीज़, कि बच्चे से जो रिश्ता है उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ट्रू। तो वहाँ पे अगर ये प्रोसेस कुछ समय पहले शुरू हो और उसको लगे कि एक जॉइंट डिसीजन है, उस पर थोपा नहीं गया है, तो वो आसानी होगी। और नई जगह पे जाने के बाद कुछ समय तक ख़ास तौर पे अगर उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ब्रश साइड ना किया जाए, छोटा ना समझा जाए,
वो अगर आके ये कहे कि यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आप कहें नहीं नहीं कोई बात नहीं, बन जाएंगे। लेकिन उसके लिए आज का ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो उससे पूछना कि क्या कारण है कि दोस्त नहीं बन रहे, क्या किसी तरह से हम तुम्हारे दोस्त बना सकते हैं, क्या हम आपके 5 जो क्लासमेट्स हैं उनको किसी दिन चाय पे बुला लें, या तुम किसी दिन टॉफीज ले जाना और उनको ट्रीट दे देना, ट्रू, जिससे कि एक रिलेशनशिप बन क्रिएट सकती हो है। जाएगी, बिल्कुल। पर वो पेरेंट्स को उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। करेक्ट। उससे बोझिल होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार पेरेंट्स को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, हम तो खुद को नहीं संभाल पा रहे इतनी चीज़ों को कैसे संभाल पाएंगे। सही बात है। लेकिन बच्चे को अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे ठीक करने की ज़रूरत तो है ना। ज़रूरत है, बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि इनका जो बच्चा है वो कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट्स से उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। साथ ही साथ उनका एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है और थोड़ा शाय नेचर का है। तो ऐसे में उसे थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, कई बार बाय नेचर कुछ बच्चे होते हैं जो शाय होते हैं, कुछ बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। उसमें कई बार ये भी होता है कि जो बड़ा भाई या बहन है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने अपने आप को पेश करता है और दूसरों का मन मोह लेता है, और ये पीछे खड़ा पर्दे में से झांक के देख रहा है, तो वही चीज़ आगे बढ़ती रहती है। लेकिन अगर उसकी इंटेलिजेंस अदरवाइज ठीक है और 2-4 लोगों के साथ जिनके साथ वो कंफर्टेबल है उनके साथ खूब हिलता मिलता है, ठीक बातचीत करता है, तो इसको हम सोशल फोबियाज बोलते हैं। ओके। जिसके कि अंदर बच्चे को ये लगता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, या अगर मैंने कुछ बोला और दूसरे हंसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और शायद कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। कई बार पेरेंट्स कहते हैं सबके सामने खड़े होकर अच्छा गाना गाओ और वो गाना नहीं गा पाता और सारे हंसने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को रिजेक्ट किया गया। और ऐसे एक्सपीरियंसेस बच्चे को याद रहेंगे, बड़ों को नहीं रहेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और जितना जल्दी शुरू हो उतना जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं। एक बहुत आसान तरीका है कि वो लिस्ट बनाई जाए कि जहाँ जहाँ वो बच्चा शाई है या दूसरों से बात करने में घबराता है, इसी उम्र में कई बार स्टैमरिंग भी होनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि बच्चा तुतलाता है या ठीक तरह से बात को नहीं कह पाता, और उसकी वजह से भी दूसरे बच्चे उसके ऊपर हंसते हैं। तो प्राइवेट में अगर उसके साथ बैठ के कॉन्फिडेंस दिला के ये समझा के कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर किसी को कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वो दूसरों के साथ पूरी तरह से नहीं बात कर पाता और दूसरे कई बार उसका मजाक उड़ा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें क्षमताएं नहीं हैं, और कई बार सिर्फ लिस्ट आउट करना कि तुम में ये क्षमताएं हैं उसके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करती हैं। बिल्कुल। और लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जो कि चीज़ें वो नहीं कर पा रहा, और फिर उसके बाद जो सबसे आसान है, मान लीजिए उसने जाके किसी व्यक्ति से जिसको वो जानता नहीं है उससे बात करनी है, शॉपकीपर से जाके बात करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो उस तरह का एक्सपीरियंस उसको कुछ बार होने दें। उसके बाद 2-4 और लोगों के साथ जिनको वो जानता नहीं है वहाँ पे उसे कहें कि कुछ भी बोल दो, या वो कोई चीज़ प्रिपेयर करे और फिर घर वालों के सामने बोले, और फिर 1-2 ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनको के इस बारे में पता है और वो उसे हौसला बढ़ाएंगे, उनको बोले, और वो जब धीरे धीरे एक एक पड़ाव करके आगे इम्प्रूव करता है तो उसमें सम्मान भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, वो आगे कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक प्लान्ड तरीके से पेरेंट्स को एनकरेज करते हुए और ये समझ के कि उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है, आपके लिए चाहे ना हो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उसकी मदद करेंगे, और जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा देर तक चलता रहेगा उतना क्रॉनिक हो सकता है। डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम अपने अंदर में एज अ पेरेंट
इस चीज़ का ध्यान दें कि अपने बच्चे की सिर्फ लालन पोषण ना करें, उसकी हर जिद को ना माने, साथ ही साथ उसके अंदर में पूरी तरीके से ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, और इमोशनली वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है इंटेलिजेंस क्वोशंट के साथ साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? एज अ पेरेंट हमने कई सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दें, साथ ही साथ उनकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें शायद आपकी नज़र में वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि शायद वो इमोशनली स्कूल में सिक्योर फील नहीं करते, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में उनके कुछ झगड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी इमोशनल अपब्रिंगिंग के लिए, तो उस पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ अपने बच्चों को पूरी तरीके से समय दीजिए, तो आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चों की जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली होलसम होने लगेगी। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।